नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन के खार्किव में रूस पर हमला, रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। हमले में 6 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। बमबारी से 2 यूक्रेनी पत्रकार भी घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि 6 लोग रूसी हमले में मारे गए हैं और यह बहुत जबरदस्त हमला यूक्रेन के खार्किव में रूस ने किया है। लेकिन इससे बड़ी आगे खबर है। रूस यूक्रेन की जंग पूरी दुनिया के लिए एक संकट बनती जा रही है। यूक्रेन को परमाणु संपन्न बनाने का फैसला होने के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी परमाणु रणनीति का खुलासा कर दिया है। इस रणनीति के तहत रूस के टारगेट पर अब वो देश आ गए हैं जो यूक्रेन के मददगार हैं और रणनीति में टारगेट ऐसे हथियारों से लॉक किए गए हैं जो नॉन न्यूक्लियर है, लेकिन इनका असर किसी न्यूक्लियर तबाही से कम नहीं होगा। कौन से हैं वो टारगेट और कैसे हैं वो हथियार, देखिए एक्सक्लूसिव खुलासा। महाविनाश के ग्राउंड में फाइनल राउंड की ये वो तैयारी है जो कल्पना से भी ज्यादा डरावनी साबित हो सकती है। और इस तैयारी की वजह है यूक्रेन के पक्ष में हाल ही में हुए वो फैसले जो दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए पुतिन को उकसाते हैं। इस एक्शन प्लान में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने 2 मोर्चे हैं। पहला यूक्रेन और दूसरा नेटो के सदस्य देश, जिसमें पहले मोर्चे पर रूस का उठाया बारूदी बवंडर जीत की तरफ पहला कदम है। लेकिन दूसरा है नेटो, यानी वो देश जो जंग की संधि में बंधे हैं। इसलिए उन्हें भी खतरा मानते हुए पुतिन ने सभी टारगेट लॉक कर दिए हैं। बस अब फैसला लेना बाकी है कि टारगेट पर अटैक किस वेपन से होगा, न्यूक्लियर वॉरहेड या नॉन न्यूक्लियर बारूद, जिसमें ज्यादा संभावना गैर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की है, लेकिन उसका असर कम नहीं होगा। नॉन न्यूक्लियर हथियार विध्वंस का फॉर्मूला तैयार। क्रेमलिन से जुड़ी टारगेटेड अटैक पर आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन रूस फिर भी न्यूक्लियर अटैक करने से बचना चाहता है। लेकिन इसके दूसरे विकल्प पर रूसी सुरक्षा परिषद में विचार विमर्श हुआ है, जिसमें यूक्रेन को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने की प्रतिक्रिया गैर परमाणु हथियार से दिखाई जा सकती है और इन हथियारों का असर किसी परमाणु हथियार से कम नहीं होगा। हालांकि इन हथियारों को लेकर रूस ने कई तथ्य गुप्त रखे हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर R-36 M2 मिसाइल का जिक्र किया गया है। यानी ये वही अपग्रेडेड सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे नेटो सैटर्न के नाम से जानता है। और इससे जुड़े खतरे के रूप में खुलासा यह है कि रूस की सरमत ICBM 20 मेगाटन TNT विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी मारक क्षमता 10,000 मील तक होगी। इसका धमाका लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट गर्मी उत्पन्न करेगा।
वॉरहेड के बाहरी विस्फोटक से ही 15.1 वर्ग मील क्षेत्र प्रभावित होगा। वहीं आंतरिक विस्फोटक से 442 वर्ग मील का क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा थर्मल रेडिएशन 2360 वर्ग मील तक असर दिखाएगा। यानी एक नॉन न्यूक्लियर धमाके से भी सब कुछ वाष्पीकृत हो जाएगा। यानी रूस जिस विकल्प के जरिए विनाश की कल्पना कर रहा है, उसका असर अल्पकालिक न्यूक्लियर धमाके जैसा ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह विचार आया कैसे? क्यों न्यूक्लियर हथियार वॉर की जगह रूस नॉन न्यूक्लियर वॉर के दुश्मनों को टारगेट बनाने की सोच रहा है? इसका जवाब है ऑरिश्निक मिसाइल के इस्तेमाल से मिली युद्ध को नई दिशा, जिसके हमले से होने वाले नुकसान का अनुमान जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऑरिश्निक से हमला परमाणु हमले जितना ही प्रभावी है। इसके वॉरहेड 4000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा सकते हैं। यानी सूर्य की सतह जितनी गर्मी से रूस सब कुछ नष्ट कर सकता है। और यह मिसाइल गहराई तक दबे हुए ढांचे को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। यही वजह है कि ऑरिश्निक को केंद्र में रखकर प्रेसिडेंट पुतिन ने नेटो को डायरेक्ट चेतावनी जारी की है। और चेतावनी का यह मंच था कजाकिस्तान। यह महज यूक्रेन के हमलों के खिलाफ जारी चेतावनी नहीं है, बल्कि इस चेतावनी का सीधा संबंध है यूक्रेन को मिल रही उस मदद से जिसने रूस के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा किया है। यह संकट है यूक्रेन को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाने का, जिससे जुड़ी बातें पुतिन ने खुले और साफ अंदाज में की हैं। पुतिन के इस ऐलान से अगर सबसे ज्यादा कहीं खलबली मची है तो वो है यूएसए का सैन्य पावर सेंटर पेंटागन। लेकिन इस खलबली का कारण सिर्फ हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी तक सीमित नहीं है। इसका कारण है धमकी के साथ रूस के वो टारगेट जो दहलाने के लिए लॉक हो चुके हैं। अब कौन से हैं वो टारगेट, इसे भी देख लीजिए। तो पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसमें सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर हैं ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्कल में विस्फोट होंगे, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ऐसे ही जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस के धमाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका है। रोम में रूस के धमाकों में 44 लाख से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह नीदरलैंड्स की कैपिटल एम्स्टर्डम के रेडियस में भी लाखों लोग खत्म हो जाएंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में धमाके से एक बड़ा क्षेत्र विलुप्त हो जाएगा। मैड्रिड में धमाका हुआ तो वहां भी ऐसा ही होगा। रोमानिया के बुखारेस्ट में भी तबाही की तस्वीर ऐसी ही होगी। स्वीडन भी इस तबाही से बच नहीं पाएगा। फिनलैंड भी रूस की तबाही से भारी नुकसान में पहुंच जाएगा। टारगेट तुर्की की राजधानी अंकारा भी है, जहां विनाश का बवंडर उठेगा। और ऐसे ही कनाडा के ओटावा में भी तबाही का प्लान तय कर लिया गया है। लेकिन इस तबाही में हथियार सिर्फ ऑरिश्निक नहीं होगा। सूरज की सतह जैसे तापमान में भस्म करने के हथियार कुछ और भी हैं, जिनमें सीक्रेट फाइटर जेट्स, सीक्रेट क्रूज मिसाइल्स, सीक्रेट लॉन्ग रेंज ड्रोन, सीक्रेट हाइपरसोनिक वेपन्स, सीक्रेट ग्लाइडिंग व्हीकल्स और सीक्रेट थर्मल रेडिएशन वेपन भी शामिल है। पुतिन की चेतावनी का सीधा अर्थ यह है कि अगर यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार मिले तो जवाबी कार्रवाई के तहत यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक महाविनाशक संहार होगा। और पुतिन की इस चेतावनी को कोई भी हल्के अंदाज में नहीं ले रहा है, जिसका प्रमाण है नेटो देशों में फैली दहशत। इसमें अव्वल है वो अमेरिका, जिसका नाम भले ही पुतिन की टारगेट लिस्ट में ना हो, लेकिन यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट जानता है कि उसका नंबर पहला भी हो सकता है। इसलिए अमेरिका ने वॉर जोन में मिनटमैन 3 मिसाइल उतार दी है। इसके अलावा अपने न्यूक्लियर हथियारों के अपग्रेडेशन के लिए $138 बिलियन यानी 11,67,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की तैयारी कर ली है।
इसके अलावा नेटो देश पोलैंड में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। और पुतिन की चेतावनी से मचे हाहाकार का प्रमाण सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस चेतावनी के बाद जारी हुए बयान भी रूस के डर की पुष्टि करते हैं। रूस की विनाशकारी तैयारियों को देखते हुए पहला बयान पोलैंड की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि फिलहाल नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। वहीं रूस के तेवरों को देखते हुए दक्षिण कोरिया ने भी यूक्रेन की तरफ से हथियारों के खरीद के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से अस्वीकार कर दिया। हालांकि रूस की नई ऑरेस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल से नीप्रो में मची तबाही के बाद ही वॉर जोन और यूक्रेन के सहयोगी देशों पर रूस का डर काबिज हो चुका था, जिसके बाद यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार लौटाने का फैसला कर लिया गया था। लेकिन रूस ने सहयोगियों को टारगेट बनाकर इस डर को दहशत में बदल दिया है। लेकिन रूस इस दहशत से साक्षात्कार करने के लिए भी अब कमर कस चुका है। यानी रूस का एक कदम दुनिया को महाविनाश की आग में ढकेलने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 65 ड्रोन दागे। हमले से 2 घर और 2 कारें तबाह। Завод Компаниевка. तो अस्ताना की CSTO समिट से राष्ट्रपति पुतिन ने कीव को भस्म करने के संकेत दे दिए। पुतिन ने कहा है कि रणनीति के हिसाब से हथियार चुने जाएंगे और रूबेज मिसाइल हमले पर विचार किया जा रहा है। इस बार कीव के नीति निर्माता केंद्र और पश्चिमी देशों के दूतावास रूस के निशाने पर हो सकते हैं। रूस सरकार में गहरी पकड़ रखने वाले एक मीडिया संस्थान का दावा है कि 30 नवंबर की रात तक कीव पर एक साथ कई रूबेज मिसाइल हमले हो सकते हैं। 28 नवंबर को भी रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए। देखिए यूक्रेन दहन की वीडियो रिपोर्ट और पुतिन के बयानों से मिले महाविनाश के संकेत क्या है। 28 नवंबर की शाम को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों को अंतिम चेतावनी जारी कर रहे थे। भविष्य के महाविनाशक युद्ध की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। और इसी बीच यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों और ड्रोन का अंधड़ बरसना शुरू हो गया। पूर्वी यूक्रेन के ओडेसा से लेकर राजधानी कीव पर रूस की क्रूज मिसाइलें और कामिकाजे ड्रोन बरसने लगे। इधर यूक्रेन की धरती धधक रही थी और इसी बीच पुतिन ने कीव विनाश की घोषणा कर दी। अस्ताना में सजे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच से राष्ट्रपति पुतिन ने 4 बड़ी घोषणाएं की। पहली ये कि कीव पर ऑरेस्टिक IRBM हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले किए जाएंगे। दूसरी ये कि कीव को सूरज के बराबर तापमान की भट्टी में भस्म कर दिया जाएगा। तीसरी ये कि कीव के नीति निर्माता केंद्रों पर हमले किए जाएंगे। चौथी ये कि अगर यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए गए तो रूस अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगा। जिस वक्त पुतिन ये घोषणाएं कर रहे थे, उसी बीच रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले कर रही थी। 28 नवंबर को रूस ने इतना बारूद बरसाया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम भी थक गए। कीव सहित कई शहरों में यूक्रेनी नागरिकों को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों और बंकरों में शरण लेनी पड़ी। अगर पुतिन के बयानों को समझा जाए तो यूक्रेन पर 28 नवंबर को जितना बारूद बरसाया गया वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटों में यूक्रेन पर महाविनाशक हमले हो सकते हैं। अस्ताना के मंच से पुतिन ने जो कहा है उससे यही संकेत मिल रहे हैं।
28 नवंबर को रूस ने ओडेसा, कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए, लेकिन इन हमलों का टारगेट सेना के कैंप, हथियार गोदाम और एनर्जी डिपो रहे। रूस के इन जबरदस्त हमलों से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। राजधानी कीव सहित कई शहर बारूदी आग में धधक रहे हैं। अब तक के युद्ध काल में यूक्रेन पर 24 घंटे के भीतर इतनी ज्यादा तादाद में मिसाइल और ड्रोन हमले नहीं हुए थे। तो 28 नवंबर को शाम 7:55 पर रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू किए। रात भर में यूक्रेन पर 90 क्रूज मिसाइल हमले किए गए। मिसाइलों के साथ साथ 100 ड्रोन हमले भी रूसी सेना ने किए। 12 घंटे में यूक्रेन पर 190 मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। रूस की रिपोर्ट है कि यूक्रेन के 17 अहम सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। मिरोहोरोद में यूक्रेनी सेना के हथियार गोदाम तबाह हो गए। निप्रो में यूक्रेन के अटैक-एमएस लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। क्रेमेंचुक में यूक्रेन का बिजली घर तबाह हो गया। लगातार हमलों की वजह से और बिजली संकट के चलते पूरे कीव में ब्लैकआउट हो गया। कीव की तरह ही ओडेसा में भी ब्लैकआउट हो गया, जबकि यूक्रेन का दावा है कि रूस की 76 मिसाइल इंटरसेप्ट कर दी गई। इसके अलावा रूस के 35 ड्रोन भी हवा में नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन ने कुल 111 प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन 28 नवंबर को जैसे विनाश का साक्षी बना, उससे कहीं ज्यादा बड़ा विनाश आने वाले 24 घंटे में हो सकता है। रूस समर्थक और रूस सरकार के फैसलों की जानकारी रखने वाले ऑपरेशन जेड नाम के एक टेलीग्राम चैनल ने कहा है कि कीव पर 30 नवंबर को ऑरेशनिक मिसाइल हमले हो सकते हैं। मिसाइलों को हमले के लिए तैयार रखा गया है। इनमें पहले से ज्यादा बड़े वॉरहेड लगाए गए हैं। इन मिसाइलों का टारगेट सरकारी इमारतें, पश्चिमी देशों के दूतावास हो सकते हैं। 29 नवंबर की रात पुतिन यूक्रेनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चेतावनी जारी कर सकते हैं। इसके बाद 30 नवंबर की रात को ऑरेशनिक मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। अस्ताना से ही पुतिन ने इसके संकेत भी दिए हैं। पुतिन ने कहा है कि ऑरेशनिक मिसाइल उल्का पिंड की गति से कीव पर गिरेंगे। कीव में तापमान सूरज की सतह के करीब पहुंच जाएगा। मिसाइल विस्फोट वाले क्षेत्र में तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। यानी कीव महाविनाश की तैयारी हो चुकी है और इस बार पश्चिमी देशों के दूतावास भी टारगेट बन सकते हैं। लॉन्ग रेंज अटैक-एमएस और स्टॉर्म शैडो हमले बंद कराने के लिए पुतिन अनलिमिटेड IRBM मिसाइल हमलों की इजाजत दे सकते हैं। हालांकि रूस ने बीते 4 दिन में यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाई है। 25 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में 5 अटैक-एमएस मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। 25 नवंबर को ही इस्कंदर मिसाइल हमले में 3 अटैक-एमएस लॉन्चर तबाह हो गए और 30 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। 26 नवंबर को रूस के हमले में 2 ग्रॉम-2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए। इस हमले में मिसाइल सिस्टम ऑपरेट करने वाले विदेशी सैनिक भी मारे गए। 27 नवंबर को खार्किव में रूस ने हमला किया और 40 जवानों के मारे जाने का दावा किया। दावा है कि मारे जाने वालों में कुछ अमेरिकी जवान भी थे। 28 नवंबर को रूस के इस्कंदर हमले में यूक्रेन के 70 जवान मारे गए। लेकिन लॉन्ग रेंज हमलों पर पूरी तरह ब्रेक लगाने के लिए पुतिन ने अपनी शक्तिशाली मिसाइल ऑरेशनिक के इस्तेमाल का मन बना लिया है। और 24 घंटे के अंदर अंदर कीव में महाविनाश के विस्फोट शुरू हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9
भारत। और यूक्रेन से बड़ी खबर, डोनेस्क में जबरदस्त हमला हुआ है। रूसी सेना ने MLRS से वहां पर हमला किया है। रूस ने 4 इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। ये देखिए MLRS से हमला जैसे होता है उसकी तस्वीर। तो यूक्रेन के कई इलाकों में अंधकार है, पानी और बिजली के लिए हाहाकार मच रहा है। यूक्रेन की ऐसी हालत रूस के 200 हवाई हमलों की वजह से हुई है। यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि पुतिन कुदरत की भी मदद लेना चाहते हैं। भारी बर्फबारी से पहले पुतिन ने यूक्रेन की बिजली सप्लाई को पूरी तरह से ठप करने का मिशन शुरू किया है। ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन में बिजली पानी का संकट शुरू हो चुका है। हथियार फैक्ट्रियों में भी बिजली सप्लाई रुक गई है। दूसरी तरफ कुर्स्क की जंग में अब अब्राम्स की एंट्री भी हो गई है। यूक्रेन ने बॉर्डर के करीब रोस्तोव और बेलगोरोद को फिर निशाना बनाया है। गुरुवार को यूक्रेन दहन का एक नया चरण शुरू हुआ और देखते ही देखते 200 हवाई हमलों से दहल गया यूक्रेन। बेहिसाब मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन की सीमा में दाखिल होते रहे और अलग अलग इलाकों में धमाके होते गए। यूक्रेनी एयरफोर्स के आंकड़ों के मुताबिक रूस ने 200 मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। गुरुवार को यूक्रेन पर बड़े हमले के लिए रूस के अलग अलग एयरबेस से 10 Tu-95 बॉम्बर ने उड़ान भरी। सटीक निशाने के लिए रूस ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। क्रूज मिसाइल के टारगेट पर सिर्फ 2 टारगेट थे। पहला बिजली सप्लाई स्टेशन और दूसरा पानी सप्लाई के सेंटर। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा है। सर्द मौसम में बिजली की सप्लाई रुक चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोग बगैर बिजली के रह रहे हैं। 14 दिनों में यह रूस का दूसरा बड़ा हमला था। यूक्रेन के बिजली सप्लाई केंद्रों को निशाना बनाया। यह बर्फबारी में यूक्रेन की बिजली सप्लाई ठप करने का मिशन है। पिछले साल भी बर्फबारी के दौरान रूस ने ऐसे ही हमले किए थे और यूक्रेन में बिजली और पानी की सप्लाई रुक गई थी। रूस का मकसद सिर्फ ब्लैकआउट नहीं बल्कि बिजली सप्लाई रोककर यूक्रेन की हथियार फैक्ट्रियों को भी रोकना है। यूक्रेन में मिसाइल के कारखाने बिजली से ही चलते हैं। ड्रोन और आर्मर्ड व्हीकल के कारखाने भी बिजली से ही चल रहे हैं। रूस अब यूक्रेन के सभी पावर स्टेशन को नष्ट कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया, जिसमें क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया। रूस की सेना फिलहाल 2 मिशन पर काम कर रही है। पहला मिशन अटैक एमिस और स्टॉर्म शैडो से हमले का बदला लेना है। दूसरा मिशन बिजली सप्लाई ठप करके यूक्रेन को लाचार बनाना है। यूक्रेन में जितनी भी हथियार फैक्ट्री हैं, उनकी बिजली सप्लाई रोकने के लिए पावर स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा अटैक एमिस से जुड़े ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। 25 नवंबर को सूमी में हमला किया गया। यहां इस्कंदर मिसाइल से 5 अटैक एमिस लॉन्चर नष्ट कर दिए गए। 26 नवंबर को ओडेसा में नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल का लॉन्चर नष्ट किया गया। ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन कमजोर हो रहा है और इसी बीच जमीन पर मौजूद पुतिन की सेना कब्जे के मिशन को आगे बढ़ा रही है। डोनेस्क में रूसी फौज के कब्जे का दायरा बढ़ता जा रहा है। नीप्रो के किनारे पर कब्जे का मिशन भी तेज है। इस बीच काला सागर और नीप्रो नदी से हमले के लिए ब्रिटिश तकनीक से यूक्रेनी नेवी की बोट को नई ताकत मिली है।
और यूक्रेन की बोट को अदृश्य बनाने के लिए यूक्रेन ने बोट पर नया आवरण चढ़ाया है। बोट पर खास तरह की कोटिंग की जा रही है। दावा है कि इसमें ब्रिटिश तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कोटिंग ऐसी होगी कि बोट को दूरबीन और दूसरे उपकरणों से देख पाना मुश्किल होगा। अगर यह दिख भी जाए फिर भी इसकी रफ्तार का पता नहीं लग सकेगा, इसलिए बोट को नष्ट करना मुश्किल होगा। ऐसी बोट की मदद से यूक्रेन दुश्मन के बेहद करीब पहुंचकर हमला कर सकेगा। यूक्रेन में इन बोट से क्रीमिया पर हमले की तैयारी की जा रही है। सेवस्तोपोल पर भी हमला किया जा सकेगा। काला सागर में युद्धपोत के करीब जाकर हमला करना आसान हो जाएगा। अदृश्य बोट से नीप्रो के किनारे भी अचानक प्रहार करने में आसानी होगी। रूस यूक्रेन को तबाह कर रहा है तो वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पूरी ताकत से डटी हुई है। अमेरिका से छूट मिलने के बाद अब रूस की जमीन पर M2 ब्रैडले और अब्राम्स टैंक भी पहुंच चुके हैं। अमेरिकी टैंक रूसी सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। रूस के अलग अलग इलाकों में हुई घटनाएं भी यूक्रेन के सीक्रेट हमलों का संकेत दे रही हैं। यूक्रेन ने रोस्तोव में ड्रोन से हमला किया, जिसकी वजह से एटलस के वायर डिपो में आग लग गई। मॉस्को के पास पोडोल्स्क में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। बेलगोरोद में यूक्रेनी ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से यहां एक गैस पाइपलाइन में आग लग गई। उफा में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। यूक्रेन के हमलों की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोस्तोव में ही रूस ने यूक्रेन के 30 ड्रोन गिराए हैं। ड्रोन के साथ ही यूक्रेन अमेरिकी मिसाइलों से भी हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की को लेकर अब यूक्रेन में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। वजह यूक्रेन का नया टैक्स सिस्टम है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि ट्रंप के शासनकाल में यूक्रेन को पहले जैसी मदद नहीं मिलेगी, इसलिए यूक्रेन में सैन्य टैक्स को दुगने से अधिक बढ़ाया गया है। यूक्रेनी जनता को बढ़ा हुआ टैक्स चुकाना होगा। यूक्रेनी जनता ने सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। फिलहाल नेटो से यूक्रेन को कई तरह के हथियार मिलने वाले हैं। यूक्रेन को युद्ध में बनाए रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने अपने देश से ही टैक्स वसूलने का सिस्टम लागू कर दिया है। फिलहाल नेटो से बिजली सप्लाई ठीक करने और बर्फबारी से मुकाबले के लिए मदद मांगी गई है। पिछले साल भी नेटो ने यूक्रेन को जनरेटर, बैटरी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अलेप्पो में दाखिल हुआ विद्रोही गुट। अलेप्पो में घुसे हयात के लड़ाके। अलेप्पो सिटी सेंटर पर कब्जे की कोशिश। तो सीरिया में असद सरकार के खिलाफ हयात तहरीर अल शाम ने जो जंग छेड़ी है वो अब महायुद्ध की शक्ल लेता जा रहा है। इस युद्ध में सीरिया समेत 6 देशों की एंट्री हो गई है। विद्रोही गुट को तुर्की का भी समर्थन मिल गया है। तुर्की ने तो हयात की मदद के लिए मर्सनरी लड़ाके भेजने शुरू कर दिए। इस मदद के साथ खूंखार हुए हयात के लड़ाके अलेप्पो सिटी सेंटर पर चढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या यह जंग अब महायुद्ध में परिवर्तित होने जा रही है? ये युद्ध की वो आग है जो सीरिया में भड़की है। वही सीरिया जिसमें 6 देशों का हित और अहित जुड़ा हुआ है।
इस जंग में सीरिया, रूस, ईरान, इजराइल, अमेरिका और तुर्की की साख दांव पर लगी है। कहने को जंग असद सरकार के खिलाफ सीरिया के विद्रोही गुट ने छेड़ी है, लेकिन असल में इस जंग में अब 6 देश कूद चुके हैं। सीरिया की ये जंग हर बीतते घंटे के साथ भयावह होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सीरिया महायुद्ध का केंद्र बनने जा रहा है। महाविनाश का खतरा इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि ये जंग 2 बड़े और ताकतवर गुटों में हो रही है। सीरिया के विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम को इजराइल, अमेरिका और तुर्की का साथ मिल रहा है, तो सीरिया की असद सेना को रूस और ईरान खुलकर मदद कर रहे हैं। यही वजह है कि सीरिया में एक ऐसा युद्ध शुरू हो गया है जो महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। इजराइल, अमेरिका और तुर्की से बैकअप के बाद हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके बहुत ही खूंखार हो गए हैं। वो असद सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अलेप्पो प्रांत पर कब्जा करते जा रहे हैं। हयात ने अलेप्पो के दक्षिण पश्चिम में मौजूद खान तोमन शहर पर कब्जा कर लिया। खान तोमन में ईरान के IRGC को बड़ा नुकसान हुआ है। हमले में IRGC के कई जनरल मारे गए। हयात तहरीर अल शाम पश्चिमी अलेप्पो पर ड्रोन से विध्वंसक हमले कर रहे हैं। पश्चिमी अलेप्पो में ही विद्रोही गुट ने एम्बुश कर सीरियाई सेना की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया। पश्चिमी अलेप्पो में हयात के लड़ाकों ने रूस के हॉवित्जर और ग्रैड रॉकेट लॉन्चर पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो के साराकिब में हयात के लड़ाकों ने ट्रक से असद सेना की सुरक्षा दीवार को तोड़ दिया। साराकिब फ्रंट पर हयात और सीरियाई सेना के बीच आमने सामने की विध्वंसक जंग चल रही है। इस युद्ध की वजह से अलेप्पो में जबरदस्त तबाही हो रही है। हयात के लड़ाके जबरदस्त हमला करते हुए अलेप्पो सिटी सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सीरियाई, रूसी और ईरानी सेना उन्हें रोकने के लिए भीषण बमबारी कर रहे हैं। सूरत हाल यह है कि पूरे पश्चिमी अलेप्पो पर अब विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम का कब्जा हो गया है। 3 दिन की जंग में हयात 50 से ज्यादा इलाके और 15 से ज्यादा सैन्य बेस पर कब्जा कर चुका है। इस वक्त हयात के लड़ाके जहां हैं, वहां से अलेप्पो सिटी सेंटर सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में हयात असद सरकार से अलेप्पो सिटी सेंटर भी छीन लेगा। इस जंग में तुर्की की भी एंट्री हो गई है। तुर्की हयात तहरीर अल शाम के लिए मर्सनरी लड़ाके भेज रहा है। लड़ाकों को भेजने के लिए तुर्की ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। तुर्की के मर्सनरी लड़ाके अलेप्पो के तेल रिफात इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं। विद्रोही गुट ने जंग छेड़ी, असद शासन पर खतरा मंडराया, तो असद को बचाने के लिए रूस और ईरान भी बिना वक्त जाया किए युद्ध में कूद पड़े। अब सीरिया, रूस और ईरान की सेना मिलकर हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों को रोक रही है। असद ने जंग में सेना के 3 नए डिवीजन सुल्तान मुराद, एहरार अल शाम और लेवंत फोर्स को भेज दिया है। इतना ही नहीं, विद्रोही गुट पर ग्रैड मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम, हॉवित्जर, T-55 और T-72 टैंक और BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से हमले हो रहे हैं। सीरियाई अरब आर्मी पश्चिमी अलेप्पो में कई मोर्चों पर विध्वंसक हमले कर रही है ताकि हयात के लड़ाके अलेप्पो सिटी सेंटर न पहुंच पाएं।
उधर रूस की वायुसेना आसमान से बारूद बरसा रही है। रूस ने हयात लड़ाकों के एक गुट को खत्म कर दिया। रूसी बमबारी में अलेप्पो के मारिया में हयात का ठिकाना तबाह हो गया। रूस ने हयात की मदद करने पहुंचे तुर्की के मर्सनरी लड़ाकों को भी टारगेट किया। रूस का दावा है कि उसने 3 दिन की जंग में हयात के 400 लड़ाकों को खत्म कर दिया। हयात तहरीर अल शाम का वजूद मिटाने के लिए ईरान ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। IRGC ने सीरिया में जंग लड़ने के लिए अपनी एलीट फोर्स भेज दी है। और इजराइल लेबनान के बीच युद्ध विराम कितना लंबा चलेगा, इसका अंदाजा दुनिया को मिल गया है। दोनों के बीच युद्ध विराम के 24 घंटे बाद ही लेबनान में फिर से हमले शुरू हो गए। इजराइल का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके हमले की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ सीज फायर के बाद हूती और इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमले की शुरुआत कर दी है। लेबनान में धमाकों की गूंज का थमना सिर्फ चंद घंटों का मेहमान साबित हुआ। युद्ध विराम का पहला दिन बीतने ही वाला था कि एक बार फिर इजरायली फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और फिर लेबनान की सीमा के भीतर वैसे ही धमाके शुरू हो गए। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ा था, इसलिए जवाब दिया गया। इजरायल का दावा है कि कुछ संदिग्ध वाहन साउथ लेबनान में जा रहे थे। वाहनों में हिजबुल्लाह के लड़ाके सवार थे। हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारने के लिए हमले किए गए। साउथ लेबनान में इजरायल ने एक रॉकेट साइट पर भी हमला किया। दावा है कि हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट से हमले की तैयारी कर रहे थे। हमला रोकने की वजह से ही इजरायली सेना ने पहले हमला कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक सैनिक दक्षिणी लेबनान में मौजूद हैं और सीज फायर एग्रीमेंट के किसी भी उल्लंघन को नाकाम करने के लिए काम कर रहे हैं। इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक हथियार डिपो पर भी हमला किया। दावा है कि इसकी जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी गई थी। हिजबुल्लाह ने इन हमलों का जवाब नहीं दिया है। मंगलवार के बाद से इजरायल पर हमले बंद हैं। हूती ने इजरायल से बदला लेने का ऐलान किया है। सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी लेबनान पर इजरायल की पैनी नजर है। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गए इजरायली सैनिक हर इलाके पर नजर रख रहे हैं। सीज फायर एग्रीमेंट के मुताबिक इजरायल को अपनी सेना को अगले 2 महीने के भीतर दक्षिणी लेबनान से धीरे धीरे वापस लाना है। उसे अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान और इजरायल के बीच की ब्लू लाइन के पार ले जाना है। ये इजरायल और लेबनान के बीच का बॉर्डर नहीं बल्कि लाइन ऑफ विड्रॉल है। यही वजह है कि दक्षिणी लेबनान पर इजरायल की खास नजर है और युद्ध विराम के बाद भी इजरायल ने इन इलाकों पर हमला किया। हूती अब इजरायल पर हमले की तैयारी में है। इस्लामिक रेजिस्टेंस भी हमला कर सकता है। इजरायल पर अब नए मोर्चे से हमले हो सकते हैं। युद्ध विराम के बाद लेबनान से हमलों की आशंका तो खत्म हो गई है, लेकिन माना जा रहा है कि यमन और सीरिया से अब इजरायल के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद हिजबुल्लाह के नेता और लड़ाके सीरिया शिफ्ट हो गए हैं। अब अंदेशा है कि हिजबुल्लाह सीरिया से अटैक करेगा और इस्लामिक रेजिस्टेंस के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।
हूती ने भी इजराइल से बदला लेने की सौगंध ली है। माना जा रहा है कि अब यमन से इजराइल पर कई मिसाइल हमले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और क्या युद्ध के बीचों बीच जेलेंस्की की जान को खतरा है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति का मर्डर होने वाला है? क्या पुतिन ने जेलेंस्की को मारकर युद्ध जीतने का प्लान तैयार किया है? ये सवाल तब उठ खड़े हुए जब पुतिन ने एक बयान दिया। पुतिन के इसी बयान के बाद पश्चिमी मीडिया जेलेंस्की के मर्डर की आशंका जता रही है। तो क्या युद्ध अब कातिल टर्न लेने वाला है? क्या जेलेंस्की की हत्या होने जा रही है? अगर जेलेंस्की का मर्डर होता है तो क्या होगा? देखिए। जिस वक्त युद्ध में यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है, उस वक्त जेलेंस्की की जान पर खतरा मंडरा रहा है। जेलेंस्की को खत्म करने की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि क्रेमलिन ने रची है। पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि पुतिन जेलेंस्की को खत्म कर युद्ध जीतना चाहते हैं। दावा तो यह भी है कि रूसी एजेंट यूक्रेन समेत कई यूरोपीय देशों में फैल चुके हैं। रूस के एजेंट जेलेंस्की की हत्या करने की फिराक में हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया में रूसी षड्यंत्र के बारे में तब चर्चा शुरू हुई जब पुतिन ने एक बयान में कहा कि जरूरत पड़ी तो रूस यूक्रेन की लीडरशिप को खत्म करने के लिए तैयार है। पुतिन के इसी बयान के बाद दावा किया जाने लगा कि रूस युद्ध जीतने के लिए जेलेंस्की का मर्डर करवा सकता है। पुतिन के बयान पर ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट क्रॉफोर्ड ने कहा है कि पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो जेलेंस्की की हत्या करवाने वाले हैं। स्टुअर्ट क्रॉफोर्ड के मुताबिक युद्ध जीतने के लिए पुतिन खतरनाक कदम उठा सकते हैं। पश्चिमी देशों की मीडिया रिपोर्ट के बाद जेलेंस्की की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। यह कोई पहली बार नहीं है जब युद्ध में जेलेंस्की की जान पर खतरा मंडराया है। यूक्रेन का दावा है कि जंग शुरू होने से अब तक रूस जेलेंस्की की हत्या की 20 कोशिशें कर चुका है, लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने इन सभी को नाकाम कर दिया। तो सवाल यही है कि क्या सच में रूस जेलेंस्की की हत्या करवाने जा रहा है? क्या पुतिन जेलेंस्की को जान से मारकर विजेता बनना चाहते हैं, या पश्चिमी देश ऐसी खबरें फैलाकर पुतिन को बदनाम करना चाहते हैं? सच क्या है यह तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि जिस भी वक्त जेलेंस्की का मर्डर होगा उसी वक्त युद्ध में नेटो देश कूद पड़ेंगे और फिर शुरू हो जाएगा रूस और नेटो में महायुद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन रूस की जंग में बारूदी विध्वंस, रणनीतिक बढ़त के साथ एक और प्लान एक्टिव हो चुका है। यह प्लान है युद्ध विराम का, जिसमें रूस शर्तों के साथ आग उगलने वाले हथियारों का मुंह बंद कर सकता है। लेकिन यह प्लान तभी एक्टिव होगा जब ट्रंप सत्ता में होंगे। और कल्पना या अनुमान नहीं है, बल्कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने इसके संकेत खुद दिए हैं, जिसमें बाइडेन को गैंगस्टर और ट्रंप को बुद्धिमान बताया गया है। अब पुतिन ने कैसे दिए ये संकेत, इस रिपोर्ट में देखिए। स्ट्रैटेजिक वॉर गेम, जंग का द एंड। युद्ध में बढ़त सिर्फ उससे मिलती है जिसके पास तकनीक और हथियार के साथ सामर्थ्य और रणनीति हो। यूक्रेन के वॉर जोन में यह साबित भी हो रहा है। यूक्रेन के पक्ष में खड़े नेटो और अमेरिका के पास भी कम ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी रूस की बढ़त लगातार बनी हुई है और बढ़त बताती है कि पुतिन इस जंग को अंत तक पहुंचाने की रणनीति भी बना चुके हैं।
जिसमें शांति बहाली का आखिरी कदम कूटनीति होगा। हालांकि यह सिर्फ अनुमान था, लेकिन यह अनुमान अब सच हो रहा है। इसका प्रमाण है रूस का बारूदी प्रदर्शन और कूटनीति की दिशा में उठाया गया पहला कदम। पुतिन ने एक तरफ विध्वंस की घोषणा की है तो दूसरी तरफ युद्ध विराम की उम्मीद भी जगा दी है। पुतिन ने विध्वंस का जिम्मेदार यूएस को बताया है तो शांति स्थापना में यूएस की भूमिका भी तय कर दी है। पुतिन ने एक तरफ बाइडेन को घेरा है तो दूसरी तरफ ट्रंप की तारीफ भी कर दी है। और ये सामान्य बात नहीं है। यूक्रेन के विनाश और दुनिया में युद्ध के माहौल के लिए एक तरह से प्रेसिडेंट पुतिन ने बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा दिया है तो दूसरी तरफ इस महाविनाशकारी आशंका से छुटकारा दिलाने के लिए ट्रंप से उम्मीद जताई है। लेकिन कूटनीतिक दिशा में पुतिन की इस पहल का अंदाज अलग है। एक तरह से प्रेसिडेंट पुतिन ने यूएस के मौजूदा प्रेसिडेंट को गैंगस्टर कहा है और ट्रंप को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वो अमेरिका में सुरक्षित नहीं है। और इस टिप्पणी की अहमियत इसलिए है क्योंकि यह मंच कजाकिस्तान के अस्ताना का है, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का जवाब दे रहे थे। तो क्या 20 जनवरी के बाद युद्ध की स्थिति बदलने वाली है? क्या ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही यूक्रेन की जंग रुक जाएगी? और क्या ट्रंप की ताजपोशी विश्व शांति की दिशा तय करेगी? सवालों के उत्तर भविष्य के हालात पर निर्भर हैं, लेकिन पुतिन की टिप्पणी से कुछ संकेत जरूर मिल गए हैं। संकेत ये कि ट्रंप से पुतिन को बड़ी उम्मीद है। जंग खत्म करने में पुतिन की भी रुचि है और पुतिन युद्ध विराम की शर्त पूरी होने को लेकर आश्वस्त हैं। आसमान से गिरती बर्फ, शोर बचाती सर्द हवाएं। दक्षिण कोरिया के लोग इस कठोर मौसम का सामना कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं। फर की गर्म टोपियां और हुडीज में सिमटे लोग हथेलियों को गर्म रखने के लिए दस्तानों का या फिर जैकेट की जेबों का सहारा लिया जा रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत है। गाड़ियों के टायरों की पकड़ खत्म हो चुकी है। सियोल से लेकर कई प्रांतों में ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं। शहरों में यातायात ठप हो गया है। छोटी छोटी दूरियां लोग पैदल तय कर रहे हैं। नवंबर के महीने में दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी है। सियोल सहित कई शहरों में 16 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई है। 1907 के बाद यह सबसे ज्यादा बर्फबारी का रिकॉर्ड है। सड़क हादसों में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सियोल हाईवे पर 53 वाहनों की एक साथ टक्कर हुई है। 140 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 76 फेरी रूट और कई ट्रेन रूट ठप हो चुके हैं। 27 नवंबर से लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 30 नवंबर और 1 दिसंबर को इससे भी ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। और आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या वेलकम 3 फिल्म पहले दिन 40 करोड़ रुपए कमाएगी? 15% यस, 85% नो। क्या बिटकॉइन 1 लाख USDT पार करेगा? 70% यस, 30% नो। क्या नेशनल स्पोर्ट्स बिल पार्लियामेंट में पास होगा? 50% यस, 50% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। Game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.